हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आपको बताएंगे कि आतंकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भारत से बातचीत को हुए तैयार। जी हां दोस्तों, क्या है पूरी बात और क्या है मुद्दा जिस पर वो तैयार हुए हैं बातचीत को लेकर, बताएंगे पूरी खबर। साथ ही अगली खबर में आपको बताएंगे जहां पर भारतीय सेना ने LAC की जारी कर दी है वीडियो, जिसमें एक एक करके लौट रहे हैं चीनी सैनिक। जी हाँ दोस्तों, दिखाएंगे आपको क्या है पूरी खबर। उससे अगली खबर में बताएंगे जहां अपाचे को मिल गई है दो आंखें। जी हाँ दोस्तों, चुन चुन कर दुश्मनों को ठिकाने लगाएगा उड़ता हुआ टैंक, बताएंगे और फोटो भी दिखाएंगे आपको। साथ ही दोस्तों आपको बताएंगे जहां पहली ही बातचीत में जो बाइडन ने जिनपिंग को लताड़ा है दोस्तों। जी हाँ, शिनजियांग का मुद्दा उठा, चीनी राष्ट्रपति को घेरा गया है जो बाइडन की तरफ से, बताएंगे ये भी खबर। साथ ही आपको बताएंगे जहां म्यांमार की तानाशाह सेना की बढ़ गई है मुश्किलें, अमेरिका के बाद अब ये देश भी एक्शन की तैयारी में आ गया है दोस्तों, बताएंगे वो कौन सा देश है। साथ ही बताएंगे जहां भारत चीन सीमा समझौते के बीच रूसी समाचार एजेंसी का बड़ा दावा दोस्तों, घटना में मारे गए थे 45 चीनी सैनिक। क्या क्या दावा किया गया है ये भी बताएंगे आपको। साथ ही बताएंगे जहां पर चाइना मुद्दे पर राजनाथ ने दिलाया है भरोसा, कहा है ड्रैगन से समझौते में भारत ने कुछ नहीं खोया, लेकिन चाइना भी जान गया है हमारा संकल्प। और कौन सी बातें कही है दोस्तों, एक एक करके सारी बात आपको आज बताने वाले हैं। साथ ही बंगाल चुनाव से जुड़ी बड़ी बड़ी खबरें आ रही है दोस्तों। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर बैंक से बेहतर ब्याज मिलने वाला है आपको इस संस्थान से। साथ ही 9 लाख के निवेश पर हर महीने मिलेगा 4,950 रुपए, बताएंगे दोस्तों किस प्रकार से आप निवेश कर पाएंगे, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज संभव है और भारतीय सेना है तो हमारा देश गर्व से जी रहा है, शान से जी रहा है, तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अपाचे को मिली है 2 आंखें, चुन चुन कर दुश्मनों को ठिकाने लगाएगा उड़ता हुआ टैंक। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी सेना दुनिया के सबसे घातक अटैक हेलीकॉप्टर AH-64E अपाचे को 2 नए हथियारों से लैस करने की तैयारी में है। अपाचे की आंख कहे जाने वाले ये दोनों हथियार न केवल इस उड़ते टैंक को रणनीतिक बढ़त दिलाएंगे, बल्कि जंग के मैदान में अपने सैनिकों की जान भी बचा सकेंगे। दरअसल अपाचे हेलीकॉप्टर को हथियारों से लैस 2 घातक ड्रोन्स के साथ जंग के मैदान में भेजने की योजना बनाई जा रही है। इसे लेकर हाल में ही एक ट्रायल भी किया गया था, जिसमें अपाचे हेलीकॉप्टर के पायलट ने अपने कंट्रोल के जरिए इन ड्रोन्स में लगी मिसाइलों को फायर किया था। इस हमले में दुश्मनों के कई टैंक तबाह हो गए थे, जबकि उनका हेलीकॉप्टर सुरक्षित रूप से बेस पर लौट आया था। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी सेना ने बताया है कि पिछले साल अक्टूबर में AH-64E अपाचे को 2 UAV के साथ यूटा में टेस्ट किया गया था, जहां इस तिकड़ी ने हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों को सफलता पूर्वक फायर कर अपने लक्ष्य को बर्बाद कर दिया था। ऐसे में दोस्तों अपाचे के बढ़ते इस फंक्शनैलिटी को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते हैं दूसरी और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां प्रधानमंत्री इमरान खान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कहा कि पाकिस्तान की दुनिया में बनी है गलत छवि, भारत से बातचीत को है तैयार। जी हाँ दोस्तों, बता दें भारत की कूटनीति के आगे अलग थलग पड़ा पाकिस्तान अब लगातार शांति की बात कर रहा है। पहले पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा और उसके बाद PM इमरान खान ने भारत के साथ शांति की बात दोहराई, और अब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन के स्पेशल असिस्टेंट मोहित W यूसुफ भी कुछ इसी तरह की बात करते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। उन्होंने कहा है कि शांति के बिना क्षेत्र में आर्थिक स्थिरता नहीं आ सकती है। भारत ने उनके इस बयान का स्वागत किया है दोस्तों। यूसुफ ने कहा है कि वो दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का सबसे पहला लक्ष्य क्षेत्र में सभी के साथ शांति बनाना है। उन्होंने कहा है कि बिना शांति के आर्थिक सुरक्षा आ ही नहीं सकती। उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ने जब ऑफिस संभाला तो उन्होंने ये कहा था कि भारत अगर शांति की दिशा में एक कदम बढ़ाता है तो हम 2
कदम आगे बढ़ाएंगे। आपको बता दें दोस्तों कि भारत ने पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के बयान का स्वागत किया है। सरकार के सूत्रों ने बयान को सकारात्मक बताया और कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी भी शांति ही चाहते हैं और कई बार कह चुके हैं कि आर्थिक तंगी से तब ही निपट सकते हैं जबकि क्षेत्र में शांति बहाल हो। पाकिस्तान ने हाल में ही आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई भी की है दोस्तों। उधर यूसुफ ने आगे कहा कि पाकिस्तान सेंट्रल एशिया के कनेक्ट करना चाहता है, वो ईस्ट से कनेक्टिविटी करना चाहता है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान चाहता है कि सभी देश वहां पर आकर निवेश करें। तुर्की रूस वहां पर आकर निवेश करना चाहता है। उन्होंने कहा सीमा पर शांति जरूरी है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों में पाकिस्तान के खिलाफ छवि गलत बनाई गई है जबकि लेकिन जब वे यहाँ पर आते हैं और इसके बाद जाते हैं तो हकीकत से उनका यहाँ पर वास्ता होता है। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी दोस्तों इस बातचीत वाले पाकिस्तान की बात को लेकर? दोस्तों क्या भारत को बातचीत के लिए तैयार होना चाहिए दोस्तों, या फिर इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान की फिर कोई नई चाल है? क्या कहते हैं दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमें रहेगा आपके हर कमेंट का इंतजार। चलते हैं तीसरी और बड़ी खबर की तरफ जहां पर एक एक करके लौट रहे हैं PLA के टैंक। भारतीय सेना ने जारी किया है वीडियो। जी हाँ दोस्तों, बता दें भारत और चीन के बीच चले भारी तनाव के बाद दोनों सेनाओं में डिसएंगेजमेंट यानी पीछे हटने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। भारतीय सेना ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है। बुधवार को चीन के रक्षा मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि वे लद्दाख में पेंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी छोर पर तैनात भारत और चीन के अग्रिम पंक्ति के सैनिकों ने बुधवार से व्यवस्थित तरीके से पीछे हटना शुरू कर दिया। चीन के बयान के बाद भारत ने भी इस बात की पुष्टि की है। अब ऐसे में दोस्तों क्या आपको लगता है कि ये चीनी सैनिक जो वापस लौट रहे हैं और भारतीय सैनिक जो वापस लौट रहे हैं, ऐसे में चाइना कोई ना कोई फिर नई चाल चलेगा और वापस से वही बॉर्डर पर पहुंचने वाले हैं? क्या कहते हैं दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्या भारत को पूरा भरोसा कर लेना चाहिए दोस्तों चीनी सैनिकों पर या नहीं? कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों, आपकी बात भारत सरकार तक पहुंचाई जाएगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ जहां म्यांमार की तानाशाह सेना की बड़ी मुश्किलें। अमेरिका के बाद ये देश भी एक्शन की है तैयारी में। जी हाँ दोस्तों, म्यांमार में लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलटकर सत्ता पर काबिज हुई सेना की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। अमेरिका के बाद बड़ी संख्या में अन्य देशों ने भी म्यांमार की तानाशाह सेना के साथ राजनयिक संबंधों में कटौती करने और आर्थिक प्रतिबंध लगाने के संकेत दिए हैं। इनमें न्यूजीलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और यूरोपियन यूनियन के देश शामिल है। न्यूजीलैंड ने तो म्यांमार के साथ सभी सैन्य और उच्च स्तरीय राजनीतिक संपर्क तोड़ ही लिया है, तो वहीं अमेरिका ने म्यांमार के सैन्य अधिकारियों की कई संपत्तियों को भी जब्त कर लिया है। दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को कार्यकारी आदेश जारी करके म्यांमार के सैन्य अधिकारियों की अमेरिका में करीब $1 अरब की संपत्ति तक पहुंच प्रतिबंधित कर दी एवं आगे और कदम उठाने का वादा किया है। जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा है कि आज मैं कई कार्रवाई की घोषणा कर रहा हूं और तख्ता पलट के लिए जिम्मेदार नेताओं पर प्रतिबंध लगाकर इसकी शुरुआत कर रहा हूं। ऐसे में दोस्तों म्यांमार के इस बड़े तख्ता पलट के बाद वहां की सैन्य ताकत को बुरी तरह से अन्य देश मिलकर झटका दे रहे हैं और कभी भी कुछ भी म्यांमार में हो सकता है। दोस्तों क्या कहते हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों चलते हैं अगली खबर की तरफ जहां भारत चीन सीमा समझौते के बीच रूसी समाचार एजेंसी का दावा कि गलवान घाटी में मारे गए थे 45 चीनी सैनिक। जी हाँ दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के एलएसी पर सेनाओं के पीछे हटाने को लेकर हुए समझौते की जानकारी देने के बीच रूसी समाचार एजेंसी ने एक बड़ा खुलासा किया है। दोस्तों पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में पिछले साल 15 जून को हुई खूनी झड़प जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे, तो वहीं रूसी समाचार एजेंसी तास ने यह दावा किया है दोस्तों, जो कि TASS नाम से तास है। अब गलवान घाटी की हिंसा में 45 चीनी सैनिक मारे गए थे। हालांकि चीन अभी इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि करने से मना कर रहा है। दोस्तों रूसी समाचार एजेंसी तास ने यह दावा ऐसे समय पर किया है जब दोनों भारत और चीन अपनी सेनाओं को पेंगोंग झील से हटाने पर सहमत हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या लगता है और इस रूसी समाचार एजेंसी की इस रिपोर्ट को आप कितने हद तक सही मानते हैं? अगर आप भी सही मानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आप भी
चाहते हैं कि ये रूसी समाचार एजेंसी वापस से भारत और चाइना के बीच में तनाव पैदा करने की कोशिश कर रही है इस प्रकार की रिपोर्टिंग जारी करके। तो भी आप अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों, देखते हैं आप लोगों को क्या लगता है। चलते हैं अगली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर चीन ने बीबीसी वर्ल्ड न्यूज के प्रसारण पर रोक लगा दी है दोस्तों। गलत रिपोर्टिंग का दिया है हवाला। बता दें चीन ने गुरुवार को बीबीसी वर्ल्ड न्यूज पर बड़ी कार्यवाही करते हुए प्रसारण पर रोक लगा दी है। चीन के मीडिया में प्रकाशित खबरों के अनुसार चीन अपनी मुख्य भूमि में बीबीसी वर्ल्ड न्यूज के प्रसारण की अनुमति नहीं देगा। जानकारी के अनुसार चीन सरकार ने यह फैसला शिनजियांग में अल्पसंख्यकों को उत्पीड़न और कोरोना वायरस महामारी के प्रबंधन को लेकर बीबीसी की कथित गलत रिपोर्टिंग के कारण लिया है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप एएनआई का ट्वीट देख पा रहे होंगे। ऐसे में अगली खबर की अगर बात करें तो इस्लामी देशों के नए मसीहा एर्दोगन ने ग्रीस को दी है खुली धमकी, कहा मुझे चुनौती मत दो। जी हाँ दोस्तों, भूमध्य सागर में तेल और गैस को लेकर तुर्की और ग्रीस के बीच संबंध लगातार बिगड़ते ही जा रहे हैं। इस विवाद की आग में घी डालने का काम इस्लामी देशों का नया नेता बनने की कोशिश कर रहे तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन कर रहे हैं। दोस्तों, तुर्की की संसद में अपने संबोधन के दौरान एर्दोगन ने ग्रीस के प्रधानमंत्री क्यारिकोस मित्सोटाकिस को धमकी देते हुए कहा है कि मुझे कोई चुनौती देने की कोशिश ना करें। आपको बता दें कि भूमध्य सागर में सीमा विवाद को लेकर तुर्की और ग्रीस की फौज पिछले 4 महीनों से आमने सामने डटी हुई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगली खबर की अगर बात करें तो नेपाल से बड़ी खबर, जहां ओली को लेकर प्रचंड ने सुप्रीम कोर्ट और निर्वाचन आयोग को दी है ये बड़ी धमकी। जी हाँ दोस्तों, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से अलग हो चुके कम्युनिस्ट पार्टी के समूह ने राजधानी में एक विशाल जन प्रदर्शन किया है। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी 2 फाड़ हो चुकी है और दोनों गुट पार्टी पर अपना अपना दावा पेश कर रहे हैं। ओली विरोधी समूह के नेता प्रचंड और माधव नेपाल के नेतृत्व में हजारों की संख्या में उनके कार्यकर्ता व समर्थक ओली के संसद भंग करने का विरोध कर रहे हैं। बुधवार को काठमांडू की सड़कों पर ही विरोध सभा करते हुए प्रचंड ने एक बार फिर ओली पर निशाना साधा है। उन्होंने संसद विघटन को असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक कदम बताया है। प्रचंड ने ओली पर देश की लोकतंत्र की हत्या करने और देश में तानाशाही चलाने का भी आरोप लगाया है। दोस्तों, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कुछ महीने पहले राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी से सिफारिश करके संसद भंग करवा दी थी। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राजनाथ ने दिलाया है भरोसा, कहा ड्रैगन से समझौते में हमने कुछ खोया नहीं, चीन भी जान गया है हमारा संकल्प। जी हाँ दोस्तों, बता दें पूर्वी लद्दाख में जिस प्रकार से केंद्रीय रक्षा मंत्री सिंह ने गुरुवार को लोकसभा में कहा कि ड्रैगन के साथ हुए समझौतों में भारत ने कुछ भी नहीं खोया, इससे चीन भी भारत का संकल्प जान गया है। उन्होंने कहा कि नॉर्थ एरिया में भारत अपनी सेना को धन सिंह थापा पोस्ट पर रखेगा, जबकि चीन फिंगर 3 एरिया में अपनी सेनाओं को रखेगा। पुरानी स्थिति को जल्दी ही बहाल किया जाएगा। यही स्थिति साउथ पोस्ट पर भी रहेगी। अस्थायी रूप से पेट्रोलिंग भी स्थगित होगी। राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा है कि पिछले सितंबर महीने से ही भारत और चीन दोनों ने सैन्य और राजनयिक चैनलों के जरिए से एक दूसरे के साथ बातचीत को जारी रखा है। हमारा उद्देश्य एलएसी पर शांति बहाल करने के साथ साथ यथास्थिति बनाए रखना था। जी हाँ दोस्तों, रक्षा मंत्री ने कहा है कि हमारे सशस्त्र बलों ने एक तरफा चीनी कार्यवाही की चुनौतियों का जवाब दिया है और पैंगोंग त्सो के दक्षिण और उत्तर दोनों किनारों पर वीरता और साहस दिखाया है। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर डीएम ऑफिस पर लहराया था खालिस्तानी का झंडा। एनआईए ने यूएपीए के तहत दर्ज कर ली है चार्जशीट। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने पंजाब के मोगा में डीएम ऑफिस पर खालिस्तानी झंडे फहराने के मामले में 6 खालिस्तानियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। दोस्तों, ये सभी आरोपी सिख फॉर जस्टिस नाम की खालिस्तानी समर्थक संस्था से जुड़े हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, गौरतलब है कि 14 अगस्त 2020 को इंद्रजीत सिंह, जसपाल सिंह और आकाशदीप सिंह ने मोगा डीएम के दफ्तर पर खालिस्तानी झंडा फहराते हुए राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का अपमान किया था। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर आईएसआईएस का फिर से उभरना दुनिया की शांति और सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की तरफ से यह बयान आया है जिसमें कहा गया है कि
इराक और सीरिया में इस्लामिक स्टेट के हो रहे पतन के बाद भी इस आतंकी समूह का फिर से उभरना अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद रोधी विंग के प्रमुख व्लादिमीर वोरोनकोव ने बुधवार को कहा है कि कोविड-19 महामारी के कारण प्राथमिकताओं में हो रही प्रतियोगिता के बावजूद सदस्य देशों का आतंकवाद को रोकने पर फोकस करना और एकजुट रहना निर्णायक है। जी हाँ दोस्तों, वोरोनकोव ने कहा है कि हालांकि आईएस ने महामारी का फायदा उठाकर खुद को फिर से संगठित करने और अपनी गतिविधियों को मजबूत करने के लिए एक उद्देश्यपूर्ण रणनीति नहीं बनाई है। चलता अगली खबर की तरफ, जहां जम्मू कश्मीर को लेकर जो बाइडेन ने बदली है अपनी नीति, अमेरिकी विदेश विभाग ने दिया है बड़ा जवाब। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर को लेकर अमेरिका की नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने बताया है कि मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि क्षेत्र में अमेरिका की नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। प्राइस का ये बयान अमेरिका के दक्षिण और मध्य एशिया ब्यूरो के उस ट्वीट को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में था जिसमें जम्मू कश्मीर में 4G नेट सेवा शुरू किए जाने का स्वागत किया गया था। अमेरिकी विदेश विभाग के दक्षिण और मध्य एशिया ब्यूरो ने ट्वीट में कहा था कि हम भारत के जम्मू और कश्मीर में 4G इंटरनेट शुरू किए जाने का स्वागत करते हैं। स्थानीय निवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और हम जम्मू कश्मीर में सामान्य स्थिति को बहाल करने और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रगति लाने के लिए तत्पर हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगली खबर की अगर बात करें तो मुश्किल में फंसे इजराइल ने प्रधानमंत्री मोदी से मांगी है मदद। जी हाँ दोस्तों, पर नहीं मिला कोई जवाब। बता दें, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने एक फैसले की वजह से मुश्किल में फंसे इजराइल ने भारत से मदद मांगी है। द हैग स्थित अंतरराष्ट्रीय अदालत ने पिछले सप्ताह अपने फैसले में फिलिस्तीन के इलाके को भी अपने न्यायिक क्षेत्र के अंतर्गत बताया था। इस फैसले से फिलिस्तीन में इजराइल के युद्ध अपराधों की जांच शुरू होने का रास्ता खुल गया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने अपने अच्छे दोस्त भारत से अपील की है कि वो अंतरराष्ट्रीय अदालत के फैसले के खिलाफ उसके पक्ष में समर्थन दे। एक्सप्रेस ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से लिखा है कि भारत ने अभी इस मामले में कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे में दोस्तों, आप क्या चाहते हैं? क्या भारत को इजरायली पीएम को समर्थन देना चाहिए दोस्तों बिना किसी प्रकार के कोर्ट के जवाब के? आप क्या कहते हैं दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइएगा कब भारत को समर्थन करना चाहिए और कब नहीं, अपनी राय जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें तो चीन के लिए अमेरिका की नई रणनीति, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की है नई टास्क फोर्स की घोषणा। अगली खबर की अगर बात करें तो ट्विटर पर अब कभी नहीं होगी डोनाल्ड ट्रंप की वापसी, सोशल मीडिया कंपनी ने बताई है। इसकी वजह आपको बता दें, अमेरिका में कैपिटल हिल्स पर हुई हिंसा के बाद से ट्विटर ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट हमेशा के लिए बंद कर दिया। सोशल मीडिया नेटवर्क ने ट्रंप के हिंसात्मक और उनकी पॉलिसी का उल्लंघन करने पर उनका अकाउंट ट्विटर से हटा दिया था। अब कंपनी का कहना है कि उनका अकाउंट वापस प्लेटफॉर्म पर नहीं आ सकता है। बुधवार को कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी ने कहा है कि ट्विटर अब पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को प्लेटफॉर्म पर वापस आने की अनुमति नहीं देगा। जी हाँ दोस्तों, टेलीविजन को दिए अपने एक इंटरव्यू में नेड सहगल ने कहा है कि जिस तरह से हमारी नीतियां काम करती हैं उसके तहत आप प्लेटफॉर्म से हट जाते हैं तो आप मंच से हटा दिए जाते हैं, चाहे आप एक टिप्पणीकार हो, एक CAO हो या एक वर्तमान या पूर्व सार्वजनिक अधिकारी हो। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ट्विटर का ये फैसला कितने हद तक आप सही मानते हैं दोस्तों? अपनी राय अवश्य दीजिएगा। ऐसे में चलते हैं अगली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर महाराष्ट्र में सरकारी विमान पर घमासान। 9 दिन पहले बताया फिर भी प्लेन से गवर्नर को उतार दिया गया है दोस्तों। गवर्नर की घोर बेइज्जती की गई है शिवसेना सरकार की तरफ से। दोस्तों बता दें, महाराष्ट्र में सरकारी विमान से राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को उतारे जाने को लेकर घमासान मच गया है। देहरादून जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को गुरुवार को असहज स्थिति का सामना करना पड़ा। विमान में जाकर बैठ चुके गवर्नर को एंड वक्त पर यह बताया गया कि प्लेन को उड़ने की मंजूरी उद्धव ठाकरे सरकार ने नहीं दी है, जबकि गवर्नर ऑफिस की ओर से बताया गया है कि 9 दिन पहले ही सरकार से मंजूरी मांगी गई थी। शिवसेना ने कहा है कि राज्यपाल किसी सरकारी कार्यक्रम में नहीं जा रहे थे, इसलिए उन्हें मंजूरी नहीं दी गई है। तो वहीं बीजेपी और MNS ने इसे राज्यपाल का अपमान बताकर उद्धव ठाकरे सरकार को घेर लिया है। ऐसे में दोस्तों, आप क्या मानते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि ये महाराष्ट्र सरकार के राज्यपाल का घोर अपमान है दोस्तों? इस प्रकार से नहीं करना चाहिए था। क्या कहते हैं दोस्तों आप लोग? कमेंट
करके जरूर बताइएगा। अगली खबर की अगर बात करें ऐसे में तो भारत को अतीत से मिली है चुनौतियों में सिर्फ बढ़ोतरी। जी हाँ दोस्तों, हमारे थल सेना प्रमुख का ये बड़ा बयान आया है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की अगर बात करें तो म्यांमार मामले में चीन की सफाई, कहा इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाने के लिए नहीं भेजेगा उपकरण। जी हाँ दोस्तों, म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट के खिलाफ देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों को नियंत्रित करने के लिए उपकरण और विशेषज्ञों को भेजने के फैसले का चीन ने खंडन कर दिया है। दोस्तों, चीन ने सफाई दी है कि म्यांमार में इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाने के लिए उसने अपने यहाँ के विशेषज्ञ व उपकरण नहीं भेजे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो बंगाल चुनाव से बड़ी खबर दोस्तों, जहां अमित शाह ने कहा कि बंगाल में ममता सरकार को उखाड़ने ही आया हूं, 200 से ज्यादा सीटें लाकर सरकार बनाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रहार के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने उन पर जोरदार पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि जय श्री राम के नारे से ममता दीदी क्यों चिढ़ती है? जय श्री राम का नारा लगाने के लिए हमें क्या कोर्ट से अनुमति लेनी पड़ेगी? जय श्री राम का नारा तुष्टीकरण की राजनीति के खिलाफ बंगाल की जनता का नारा है। हमारा चुनावी मुद्दा ही बंगाल की संस्कृति है, इसलिए जय श्री राम का नारा हमारा चुनावी नारा क्यों नहीं होना चाहिए? शाह ने दावा किया है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में 200 से ज्यादा सीटों के साथ सरकार बनाएगी। जी हाँ दोस्तों, ममता बनर्जी के आरोप के बीजेपी धार्मिक और सांस्कृतिक नारे लगाकर बंगाल चुनावों में फायदा उठाना चाहती है, पर शाह ने कहा है कि इनके अलावा भी हमारे कई नारे हैं, ममता दीदी को उस पर भी ध्यान देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, क्या कहते हैं आप लोग? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बंगाल में कितने लोग इस बार परिवर्तन चाहते हैं दोस्तों, और किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहेंगे आप कमेंट सेक्शन में पार्टी का नाम जरूर लिखकर बताइएगा। दोस्तों, अगली खबर की ओर चलें तो आज पेश होगा सीएनजी में से चलने वाला भारत का पहला ट्रैक्टर, खुद नितिन गडकरी करेंगे इसको लॉन्च। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो सीएए पर गृह मंत्री अमित शाह का ऐलान, कहा वैक्सीनेशन का काम पूरा होते ही हम नागरिकता कानून देना शुरू कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की ओर चलें तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 19 और 20 मार्च को करेंगे बंगाल का दौरा, 5वीं परिवर्तन यात्रा होगी रवाना। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। राज्य में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के 2 दिवसीय बंगाल दौरे पर होंगे। बीजेपी अध्यक्ष 19 और 20 मार्च को बंगाल में होंगे। आपको बता दें कि बंगाल बीजेपी को 200 से अधिक सीटों पर जीत हासिल करने का टारगेट दिया था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में मंगलवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और राज्य की सीएम तृणमूल सुप्रीम ममता बनर्जी एक दूसरे पर हमला बोला था। दोस्तों, एक और जहां ममता ईस्ट बर्धमान और मुर्शिदाबाद जिले में प्रचार पर थी, तो वहीं नड्डा बीरभूम के तारापीठ और झारग्राम के लालगढ़ में थे। दोस्तों, झारग्राम के लालगढ़ एरिया पूर्व में माओवादियों का गढ़ रह चुका है। यहाँ बीजेपी अपना आधार बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी से मिले हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बताया शिष्टाचार मुलाकात हुई है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की अगर बात करें ऐसे में तो महाराष्ट्र के राज्यपाल को सरकारी हवाई जहाज न देने पर भड़के फडणवीस। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि सरकारी हवाई जहाज किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। महाराष्ट्र के राज्यपाल को हवाई जहाज देने से मना कर दिया गया। महाराष्ट्र सरकार में इतना घमंड कहां से आता है? इससे पहले महाराष्ट्र में इतनी घमंडी सरकार नहीं देखी। जी हाँ दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस पर बताइएगा जरूर। अगली खबर की अगर बात करें तो श्री राम जी के मंदिर निर्माण के लिए अब तक 1000 करोड़ रुपए से अधिक एकत्रित हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, चंपत राय जी ने यह बड़ा खुलासा किया है, बड़ी रिपोर्टिंग दी है। दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी खुश है तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों, साथ ही अगली खबर की बात करें तो अब तक 36 शवों को बरामद कर लिया गया है, जिसमें 168 लोग लापता हैं। 15 मानव अंगों के डीएनए सैंपल सुरक्षित रखे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ऋषिगंगा में जल प्रलय के बाद तपोवन जल विद्युत परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में फंसे 3 इंजीनियरों समेत 35 कर्मचारियों तक पहुंचने में सुरंग के जरिए भारी मात्रा में आ रहा मलबा बचाव दल के समक्ष बड़ी बाधा बनकर सामने आया है। अभी तक आपदा में 170 लोग लापता हैं, 34 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की अगर बात करें तो बैंक से बेहतर ब्याज दे रही है पोस्ट ऑफिस, 9 लाख निवेश पर हर महीने मिलेंगे 4950 रुपए। जी हाँ दोस्तों, डाकघर की मंथली इनकम स्कीम, डाकघर की मासिक आय योजना में काफी अच्छा रिटर्न मिलता है। अगर किसी निवेशक ने इस स्कीम में ज्वाइंट अकाउंट खुलवाया और उसमें 9 लाख रुपए एक साथ जमा कर दिए तो आपको हर महीने
450 रुपए की कमाई हो सकती है। मूलधन पर सालाना ब्याज 6.6% की दर से 59,400 रुपए होता है। इस लिहाज से आपके ब्याज की मासिक रकम 4,950 रुपए बनती है, जिसे आप हर महीने ले सकते हैं। जो रकम आपको हर महीने मिलेगी वो केवल ब्याज की राशि होगी और आपका मूलधन वैसे का वैसा ही रहेगा। जी हाँ दोस्तों, जिसे आप मैच्योरिटी होने पर निकाल भी सकते हैं। कौन खुलवा सकता है खाता, हर तरह की जानकारी आपको स्क्रीन पर मिल पाएगी दोस्तों, आप पढ़ लीजिएगा। और इससे जुड़ी कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको संदेह हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों, आपको हर तरह का जवाब तुरंत मिल जाया करेगा। ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी, आशा करता हूँ बेहद अच्छी लगी होगी। अगर जरा भी अच्छी लगी तो हमेशा की तरह इस वीडियो को अपने भाई बंधुओं